अस्सलाम वालेकुम ऑल। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक और वीडियो के साथ और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पहले वाली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोसीजर फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यूईटी एडमिशन 2021। अब मैं आपको पहले एक दफ़ा फिर से बता दूं कि वैसे वीडियो बहुत पहले आ रही है, यानी कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। और उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी, तब जब मेरिट लिस्ट लगेगी तब इसका काम असल में शुरू होता है। ये जो वीडियो है इसका प्राइम पर्पस तब है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंसान पहले से तैयार है तो अच्छी बात है, तो उससे रिलेटेड करके ये वीडियो पहले आ रही है। आप लोगों ने कहा भी था तो इसलिए भी आ रही है। और एक चीज़ बता दूं कि इन चीज़ों को वो ही लोग तैयार रखें जिन्हें कंफर्म उम्मीद है कि हाँ हमारा एडमिशन हो जाएगा, इंशाल्लाह हमारा एडमिशन डन है। यानी कि जिनका नहीं होता या जो अभी डाउट्स पे हैं वो इन चीज़ों को भी से मतलब ना तैयारी इस पे इतना फोकस करें। ये ना हो कि आप लोगों ने सारा कुछ अपना तैयार करके रखा हो और बाद में जाके पता चले जी एडमिशन ही नहीं हुआ। अच्छा जी, तो पहले जो कुछ चीज़ें ये जान लें। यूईटी आपको कोई लेटर सेंड नहीं करती कि हाँ जी आपका एडमिशन हो चुका है तो काइंडली रिपोर्ट करें। ऐसे जैसे टेक्सला में ये है, लेकिन यूईटी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि वो आपको लेटर सेंड करेगी कि आपका एडमिशन हो गया, फ़लाँ डिपार्टमेंट फ़लाँ कैटेगरी में फ़लाँ मेरिट नंबर, इस तरह कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। आपको जो है ना वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.admission.uit.edu.pk पे। वहाँ पे जाके आपको अपना नाम खुद देखना पड़ेगा, आपको खुद पता चलेगा। ये नहीं कि आपको पूरी लिस्ट ओपन करके देखनी पड़ेगी। आपका अपडेट आ जाएगी कि आपका जी फ़लाँ इस वक्त फ़लाँ डिपार्टमेंट में हो चुका है। अच्छा जी, और ये है कि फॉर कंसिडरेशन इन नेक्स्ट मेरिट लिस्ट वन नीड्स टू डिपॉजिट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड फ़ी, अदरवाइज एडमिशन विल बी कैंसिल। तो ये भी है, जो डिपॉजिट फ़ीस और डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट नहीं करता तो वो फर्दर लिस्ट के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब रिक्वायर्ड हैं डिपॉजिटिंग ऑफ ड्यूज़ एंड डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले तो आएगा एक पेड ओरिजिनल बैंक चलान। जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना तो उसी वेबसाइट से आपको एक चलान मिल जाएगा। चलान होगा वो तकरीबन जितनी फ़ीस है ना वो टोटल होगा, सारे उसमें एक्सपेंसेस ऐड किए हुए होंगे। आपको क्या करना होगा, वो चलान का प्रिंट लेंगे। अब उस चलान के पहले तो 4 सेक्शन थे, आई डोंट नो आजकल कितने चल रहे हैं, तो 4 सेक्शन होंगे। अच्छा जी, आप उसका प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उससे जमा करवाना है। जमा कैसे करवा सकते हैं, या तो आप एचबीएल की यूईटी, ये बता दूं यूईटी के लिए ही, यूईटी की जो एचबीएल की ब्रांच है वहाँ पे, या उसके अलावा जो है ऑनलाइन अगर पेमेंट फैसिलिटी है वो भी सिर्फ एचबीएल के लिए है, इंटरनेट बैंकिंग की या मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए। मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी है, एचबीएल कनेक्ट या एटीएम्स के ज़रिए। अच्छा जी, उसके बाद जब आप ये फ़ीस जमा करवा देंगे, आपने इसकी फ़ोटोकॉपीज़ लाजमी रखनी है। कैंडिडेट मस्ट कीप फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ दिस चलान प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर हिज हर ऑन रिकॉर्ड एंड फॉर सबमिशन टू डिपार्टमेंट। आपने उसकी कम अज़ कम 4 से 5 कॉपीज़ रखनी है। 4-5 मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद आपको उसकी एक चालान की कॉपी जो होती है अपने डिपार्टमेंट में जमा करवानी होती है, एक लाइब्रेरी में जमा करवानी होती है टू अवेल लाइब्रेरी सर्विसेज। और इसके अलावा अगर हॉस्टल में जाते हो तो मे बी वहाँ पे भी एक करवानी पड़ जाए। तो मतलब 3-4 रख लो यार एक्स्ट्रा, और एक एक दो अपने पर्सनल यूज़ में भी रख लो ना कि सबूत हो। एंड में बाज़ दफ़ा होता है कि फ़ीस अपडेट नहीं भी करते वेबसाइट में, तो वो आपके पास होना चाहिए कि हाँ जी मैंने तो फ़ीस दी थी, आई डोंट नो कि आपने ये क्यों नहीं अपडेट की हुई। ये पहला स्टेप है। उसके बाद क्या है, वन सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ ऑफ ईच एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग डोमिसाइल। क्या आपने मैट्रिक के जो आपका रिज़ल्ट कार्ड है ना उसकी, या ओ लेवल का रिज़ल्ट कार्ड है उसकी, एफएससी का अभी तक जिनका नहीं आया तो वो तो वेट करेंगे, और जिनका आ चुका है तो वो कर सकते हैं। एफएससी के रिज़ल्ट कार्ड या ए लेवल के रिज़ल्ट कार्ड जो है इनकी फ़ोटोकॉपीज़ आप लोगों ने करवानी होंगी, और इनको फ़ोटोकॉपीज़ को अटेस्ट भी करवाना होता है। अभी जैसे मैंने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा है, इस वक्त उन्होंने नहीं लिखा हुआ अटेस्ट के बारे में। मे बी अब उन्होंने ये वाली जो है ना जान छुड़वा दी है स्टूडेंट्स की। ये फिर भी मैं आपको कंफर्म करवा के बता दूंगा कि अटेस्ट वाला ज़रूरी है कि नहीं, वरना अटेस्ट ये होता है कि जो गवर्नमेंट प्रोफेसर्स होते हैं 17 स्केल के, तो आपकी उनकी एक अपनी स्टैंप बनी हुई होती है, तो आपने उनके साइन और हर फोटोकॉपी के ऊपर उनके साइन लेने होते हैं और उनके स्टैंप लगवानी होती है उसमें। तो ये फिर भी मैं कंफर्म कर लूँगा, लेकिन
लेकिन अभी तक मैंने प्रॉस्पेक्टस में नहीं देखा, पहले ये ज़रूर था ऐसे। उसके अलावा आपको एक डोमिसाइल की नकल होनी चाहिए आपके पास। आप कोशिश करें जो कॉपीज़ है ना 2-2 3-3 4-4 करवाएँ, क्योंकि यूईटी आपसे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले लेगी साथ। एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड भी आपसे ले लिया जाएगा, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड भी ले लिया जाएगा और डोमिसाइल का, और ये आपको 2 साल के बाद वापस मिलते हैं। यानी आपकी डिग्री शुरू हो जाएगी तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखते हैं, इनकी प्रोसेसिंग करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि ये चीज़ें जो प्रोवाइड की गई हैं बिल्कुल सारी ठीक हैं, करेक्ट हैं कि नहीं। तो उसके बाद तकरीबन 2 साल बाद ये मिलती हैं वापस। उसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एज़ पर रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट क्या है वो हम आगे देखेंगे। यानी जो किसी का डिफरेंट कैटेगरी में, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है या कोई डीएई का स्टूडेंट है या कोई बीटेक का स्टूडेंट है, तो उनके लिए थोड़ी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। उसके बाद ओरिजिनल एप्लीकेबल सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो ओरिजिनल है अब डिग्रीज़ लाइक मैट्रिक ओ लेवल, इनके रिज़ल्ट कार्ड आपके इंटरमीडिएट ए लेवल, डिप्लोमा, ये सारे रिज़ल्ट कार्ड आपके जो इक्वल हैं ना, जिसमें आपका एजुकेशन है बीटेक वाले हैं, ये इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में आ कह रहा है, डिप्लोमा है, डीएई वाले हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा था कि 4-4 5-5 फ़ोटोकॉपीज़ रखें, ताकि आपको बाद में पर्सनल यूज़ के लिए अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है तो बाद में मसला ना हो। ज़रूरत कैसे पड़ सकती है, अक्सर लोग होते हैं यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, उसके बाद उन्होंने एक साथ चांस पे रखा होता है आर्मी में भी जाना है, तो उसके लिए फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इनकी फ़ोटोकॉपीज़ अपने पास लाजमी रखें। या अगर किसी ने यूनिवर्सिटी और में जाना हो तो तब भी ये अपने पास इसकी कॉपीज़ एक्स्ट्रा ज़रूर रखें। इसके बाद ये 6 कॉपीज़ ऑफ़ द मोस्ट रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, आप लोगों ने अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्स बनवानी होंगी। 6 कॉपीज़ तो यूईटी लेती है, तो मैं कहूँगा आप 12 बनवा लें, क्योंकि 6 कॉपीज़ तो वो ले लेंगे आपसे पहले। इसके अलावा जब आपने हॉस्टल के लिए अप्लाई करना होगा तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा डिपार्टमेंट में जब कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है तो वैसे तो यूईटी खुद भी आगे भेज देती है, मे बी मांग भी लें वो आपसे, मतलब ज़्यादा बनवा लें, 12 बनवा लें, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 की जो कीमत होगी ना, 12 की कीमत उससे 30-40 रुपये ऊपर होगी। उसके बाद जी 2 कॉपीज़ ऑफ सीएनआईसी और बेफॉर्म, अब जिनका सीएनआईसी बना हुआ है तो वो सीएनआईसी की कॉपी करवा लेंगे, और जिनका नहीं बना हुआ तो उन्हें बेफॉर्म की कॉपीज़ करवानी होगी। उसके बाद जो प्रॉस्पेक्टस से फॉर्म आ जाते हैं, अब ये प्रॉस्पेक्टस में मौजूद हैं फॉर्म। अब आप लोग कहेंगे कि जिन्होंने जमा ही ऑनलाइन किया, मतलब प्रॉस्पेक्टस परचेज़ नहीं किया, ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है, तो उन्हें मैं फ़ॉर्म बता दूँ, ये मिल जाएंगे। आप यूईटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे। उस प्रॉस्पेक्टस के अगर आपके लैपटॉप में डाउनलोड किए हो तो पीडीएफ पेज जो है 199 पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये फॉर्म्स मिल जाएंगे एंड में, यानी प्रॉस्पेक्टस के एंड में ये फॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इनके डाउनलोड इनका प्रिंट आउट लेके इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और जिन्होंने प्रॉस्पेक्टस वैसे परचेज़ किया हुआ है तो उन्हें ये फॉर्म्स प्रॉस्पेक्टस के एंड में वैसे ही मिल गए होंगे सारे। लेकिन ये सारे ज़रूरी नहीं है फ़िल करना, इनमें से कुछ हैं, कुछ नहीं भी करने होते। सबसे पहले जो है बायोडाटा कार्ड फॉर्म 1 ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ये फॉर्म तो लाजमी है हर किसी के लिए, मुस्लिम ओनलीज, ऑल एप्लीकेंट्स, पेंशन, ये जो हैं चीज़ें, ये सिग्नेचर्स जो हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये फॉर्म आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ़िल करना होता है और ये लाजमी है। उसके बाद आ जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 2 है, जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे फॉर्म के ऊपर 10 लिखा हुआ है, तो आप अपने प्रॉस्पेक्टस में देख लीजिएगा, मे बी ऊपर नीचे हो। तो इसे क्या करना है कि आपने इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे, प्रिंट निकलवा लेंगे इसका, तो प्रिंट को लेके चले जाएंगे किसी डॉक्टर के पास। उस डॉक्टर ने ये चीज़ें जो हैं आपके मतलब कि फ़िल करनी होंगी, उसके ज़िम्मे हो जाता है तकरीबन ये सारा का सारा फ़िल करने वाला काम जो है, ज़्यादा इसका इशू नहीं होता। तो ये भी मतलब कि बड़े आराम से हो जाता है, अगर आपके कोई वाक़फ़ियत में हो डॉक्टर तो फिर तो बड़े आराम से होता है। जैसे कि मैंने अपने टाइम में, मेरी वाक़फ़ियत में बिल्कुल भी नहीं था कोई, तो मेरे अलबत्ता रिलेटिव्स थे, उनके रेफ़र से मैं गया था सिम्स हॉस्पिटल लाहौर से, मैंने ये करवाया था। वैसे कोई भी पीएमसी वाला जिसका है ना मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, पीएमसी के साथ रजिस्टर्ड, वो कर सकता है। आपका कोई कज़न हो, रिलेटिव हो, उससे भी करवा सकते हैं, इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और ये चीज़ें भी आपको नीचे वाली जो है ना, एज, वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये इस तरह की ये सारी चीज़ें यहाँ पे एंटर करनी पड़ेंगी, क्योंकि इससे उन्हें ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट यूईटी में, यूनिवर्सिटी में आ रहा है, वो मेडिकली तौर पे फ़िट है। अब
कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जिसकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। बाकी मतलब एज सच मैटर नहीं करता, ये इतना नहीं इशू करेगा, क्योंकि कुछ एक्सट्रीम हैं जो वो भी प्रोस्पेक्टस के एंड में लिखा हुआ है कि किस केस में आपका, या इसके फॉर्म के ना बैक साइड पे या नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा कि किस केस में आपका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा। तो बाकी उसकी वजह उसका कोई मतलब मसला नहीं होता। उसके बाद आ जाता है ये बायोडाटा फॉर्म। तो बायोडाटा फॉर्म में आप लोगों ने क्या कि यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है ना, ये आपका मुझे इस वक्त एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जो आपके पास ना एक एडमिशन आएगा आपका कि जी आपकी फ़लाँ डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुई, तो उसके ऊपर लिखा होता है, तो वही यहाँ पे एंटर हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद नेम ऑफ़ एप्लीकेंट आ जाएगा, डिसिप्लिन आपने जिसके लिए अप्लाई किया हुआ है, यानी इस वक्त आपका जिसमें नाम आया हुआ है उसकी बात हो रही होगी। आपका चाहिए रिलीजन आ जाएगा, डेफिनेटली इस्लाम। प्लेस या डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, परमानेंट होम एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद फैमिली रिकॉर्ड है, फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, एड्रेस, पे कितनी है उनकी, मदर्स ऑक्यूपेशन एंड पे इफ़ एनी यानी अगर वो कोई जॉब करती हैं, आप हाउस वाइफ लिख देंगे सिंपली तो काम ख़त्म। अच्छा जी, इनकम फ्राम एनी अदर सोर्स। अब देखें होता है बाज़ दफ़ा कि कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन्हें कुछ स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। यानी अब हो सकता है कि वो आपके कोई रिलेटिव हों, हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है बाज़ बार स्कूल भी स्पॉन्सर कर देते हैं। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे स्कूल स्पॉन्सर कर देते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर ऐसा कोई है तो आप लोगों ने सोर्स लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी किस्म की कोई भी दो नंबरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो आपके लिए बाद में मसला कर सकता है। आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है अगर लगती है, या एडमिशन के लिए भी वो इशू कर सकते हैं। उसके बाद टोटल फैमिली इनकम जो आपकी बन जाती है। अब अगर मदर हाउस वाइफ हैं तो डेफिनेटली उनकी कोई इनकम नहीं है, तो फादर की जो पे होगी वो टोटली आपकी इनकम बन जाएगी घर की। या अगर कोई बड़ा भाई जॉब शॉब करता है तो उसकी इनकम भी साथ इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेंबर। ये मतलब लाजमी नहीं है, आपने अगर किया हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो एक मतलब एक लाजमी नहीं है कि आपने ये करना है। उसके बाद जो नीचे है एकेडमिक रिकॉर्ड, यहाँ पे तो आपने करना है कि आपने मैट्रिक कहाँ से पास की, एफएससी कहाँ से पास किया हुआ, ये इक्विवेलेंट एग्ज़ाम यानी कि ए लेवल वाले आगे, तो बीएससी। तो बीएससी अगर यानी कि जो बीएससी करके आए हैं तो ये हर बच्चे के लिए नहीं होगा। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया है, परसेंटेज कितनी थी, और डिवीजन या ग्रेड क्या आया था। उसके बाद ये के अंडरटेकिंग है, तो ये यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपने ऊपर जो जो चीज़ें की हुई हैं ये आपने सारी की सारी खुद की हुई हैं, सारा का सारा सच लिखा हुआ है, इसमें कोई भी मतलब दो नंबरी नहीं की। उसके बाद आता है स्टेप 8, ड्यूली अटेस्टेड करंट इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट गार्डियन। अब जो है इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, 3 टाइप्स आ जाती हैं तकरीबन इसकी। कैसे हैं, तो एक तो आ जाता है जी सेल्फ एम्प्लॉयड पेरेंट्स या गार्डियंस। अगर किसी के पेरेंट्स फोर्थ हो चुके हैं तो उस केस में गार्डियंस पे जाना पड़ेगा। उनकी लास्ट ट्रांस सैलरी का सर्टिफिकेट, यानी जिनकी जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो वहाँ से जो उनके पास आता है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उन्हें अपना इनकम सर्टिफिकेट खुद बनवाना पड़ेगा, अंडरटेकिंग। अब इनकम सर्टिफिकेट में सिंपल सा केस बता देता हूँ। अगर आपके पेरेंट्स कहीं पे जॉब शॉप कंपनी में प्रॉपर कंपनी में जॉब नहीं कर रहे, यानी बिजनेस है, शॉपकीपर हैं, मज़दूर भी हैं, तो उसके लिए क्या है, आप लोगों ने सीधा अपने जो रिस्पेक्टिव सिटी के ना अदालतों वाला सिस्टम है वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे बैठे होते हैं वकील, वो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। उन्हें कहना है कि एक इनकम सर्टिफिकेट बना दें, तो वो आपको बड़े आराम से 50 रुपये का वैसे होता है। अगर आप बना बनाया लेंगे तो वो आपको 20-30 रुपये एक्स्ट्रा लेके, 50 रुपये एक्स्ट्रा लेके बना बनाया तैयार शुदा सब कुछ लिखा होगा, सिर्फ आपने उसे फिल करना होगा। बाकी साइन, मजिस्ट्रेट की स्टैम्प सब कुछ लगा हुआ होगा, वो एक्सेप्ट हो जाता है। पहले यूईटी में ऐसे था कि यूईटी में एक शॉप थी, कैंटीन थी, जो ये सर्टिफिकेट सेल करती थी। लेकिन बाद में ये यूईटी ने एक मना कर दिया कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि हर बच्चा ही वहीं से परचेज़ करता था, बाहर जाता ही नहीं था। तो अभी भी हो जाता है काम, ये इशू भी नहीं होता है इसका कोई। आप अगर लाहौर में रहते हैं तो चले जाएँ जी, वहाँ पे हाई कोर्ट वाली साइड पे चले जाएँ, बाहर बैठे हुए हैं, ऐसा समझे सेल लगा के बैठे हुए हैं, तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद आता है ये अंडरटेकिंग फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ना, ये भी ऐसे ही केस है। आपने ये फॉर्म एक आपने लेंगे, पहले स्टैम्प पेपर ले लेंगे 100 रुपीज़ वाला। ये है टू बी सबमिटेड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ओनली ऑन ₹100 जुडिशियल पेपर ड्यूली कंप्लीटेड। अब क्या करें, दो काम कर सकते हैं, या तो 100 रुपीज़ का वो ले लें आप स्टैम्प पेपर, उसके साथ ये स्टेपल कर दें, या एक और अच्छा काम ये कर सकते हैं, आप एक स्टैम्प पेपर ले लें,
उसी स्टैम्प पेपर के ऊपर इसे प्रिंट करवा लें। जैसे कि मतलब वो जिस प्रिंटर वाले के पास जाएंगे उसे पता होगा कि कैसे करना होता है। प्रिंट करवा लें उसे, कोशिश करें कि यूईटी से प्रिंट करवा लें, क्योंकि उनका तो इसमें ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, तो उनके लिए तो ये मसला ही नहीं होता। और ये भी कर सकते हैं कि 100 रुपीज़ वाला बना बनाया ही ले लें, ये भी आपको हाई कोर्ट के बाहर से मतलब मिल जाएंगे। कोर्ट के बाहर बहुत बैठे होते हैं वकील, उन्हें क्या जी 100 रुपीज़ वाला ना जुडिशल पेपर एक दे दें जो बना बनाया हो, उसके ऊपर कुछ भी लिखा ना हो, आपने उसके ऊपर ये अपना प्रिंट करवा लेना है, ये जो है फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म। तो उसके बाद आपने इसे फिल करना है। अच्छा जी, अब ये तो हो गया जनरल कैटेगरीज़ के लिए, यानी जो ओपन मेरिट पे आएँगे ना, ये तो सब कुछ हो गया उनके लिए। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने अदर कैटेगरीज़ में किया हुआ है, तो उन्हें अपनी कैटेगरीज़ के हिसाब से ना डिफरेंट फॉर्म्स देने पड़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़, फॉर्म जो है ना प्रोस्पेक्टस, उसमें कुछ फॉर्म्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि जो बच्चा अप्लाई करने लगा है वो ओपन का है, मेरिट कैटेगरी में है, ओवरसीज़ कैटेगरी में है, ये किस में है। तो वो एक्स्ट्रा फॉर्म्स सबको ही देते हैं। अब आपने ये नहीं कहना कि अच्छा यार ये इतने सारे फॉर्म हैं, मैंने तो 2-4 फिल कर दिया, बाकी मैं क्यों ज़ाया करूँ। तो ये नहीं करना, बस जो आपकी रिक्वायरमेंट है आपने सिर्फ उससे फिल करना है, बाकी आपके लिए फ़ारिग हैं। आप उसे डिस्पोज़ भी कर सकते हैं, फेंक भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो है बाकी कैटेगरीज़ वाले आते हैं, उन्हें अब उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे एम कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ये फॉर्म जो है देना पड़ेगा, फॉर्म 5 और फॉर्म 6। एन कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पीईसी या पीसीएटीपी का रजिस्ट्रेशन जो है ऑफ एप्लीकेशन, फादर या मदर, अगर उनके जो वालिदैन में से कोई काम कर रहा है, आई थिंक ये वो है एलुमिना वाली है कैटेगरी, या इंजीनियर हैं जिनके पेरेंट्स में से, तो ये उनको देना पड़ेगा। ये एलुमिना वाली होगी, और वो जो है यूईटी से जो एलुमिना आई हैं, जिनके जो यूईटी से जिनके पेरेंट्स पहले पढ़ के गए हुए हैं। अब पीईसी क्या है यहाँ पे, तो वो तो है पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल, और पीसीएटीपी क्या है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स। उसके बाद जो कैटेगरी एस और आई वाले हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। और आपके वो ये भी बता दूँ, ये देख लें एंड में लिखा है स्कैन्ड एंड फैक्स्ड कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट एंड वीज़ा शैल नॉट बी एंटरटेन। तो आपने ये मंगवाने होंगे तो कोशिश करें कि टाइम से ही मंगवा लें, अभी अभी से ही मंगवा लें, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हैं। यहाँ पे से ये सारे आपके प्रॉस्पेक्टस में ये डिटेल्स लिखी हुई हैं, वीडियो पे भी मैंने इस जगह इस कह सकते हैं कि पेज के ऊपर काफ़ी देर रोक दिया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपको साथ फिल करना होगा तो वो है प्रॉस्पेक्टस का फॉर्म F8। ये फॉर्म आपको साथ फिल करना होगा। ये वो वाहिद ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो जो एस कैटेगरी या एस आई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वो इस पे अभी से काम शुरू कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ की क्लैरिटी हो गई होगी। अब आपको पता चल गया होगा जो जो चीज़ें आपको अभी से करनी है, या जिनके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एस और एस आई कैटेगरी वाले बिल्कुल भी वेट ना करें, वो अभी से इन चीज़ों को, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें फ़िल करना शुरू कर दें, और ताकि बाद में किसी भी किस्म के कोई मसले से बच सकें। ये था सब कुछ इस वीडियो के बारे में, यानी कि ये उनके लिए थी जो कैंडिडेट्स अब यूईटी में सिलेक्ट होकर समझ लें आ चुके हैं। मैं ऐसे बात करूँगा जो अब आ चुके हैं, क्योंकि अभी तो लिस्टें लगनी देर हैं, लेकिन जो हमने डिस्कशन किया ये इनके लिए हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो यूईटी में आ चुके हैं, आप समझ लें। इसके अलावा एक और फॉर्म होता है जो आपको यूईटी में ही शॉप से मिल जाता है, क्योंकि आपको जाना तो यूनिवर्सिटी पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो वहीं से आप ले सकते हैं। अगर आपका मेन कैंपस में हुआ है और आप आउट ऑफ टाउन हैं, मतलब लाहौर से बाहर से कहीं से आ रहे हैं, अब लाहौर लाहौर से बाहर शदरा ना समझ लीजिएगा, शदरा को भी छोड़ के कहीं शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, रहीम यार ख़ान, बहावलपुर से अगर आप आ रहे हैं, तो उस केस में आपको हॉस्टल भी चाहिए होगा, एकोमोडेशन। अगर आप यूईटी के एकोमोडेशन लेना चाहते हैं, अगर नहीं लेना चाहते तो ज़रूरी नहीं। अगर आप एकोमोडेशन लेना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी से एक फॉर्म मिल जाएगा, आपने वो फॉर्म फिल करना होगा, और वो भी साथ ही सबमिट करवाना होगा इन डॉक्यूमेंट्स के, तभी आपको हॉस्टल अलॉट साथ कर दिया जाएगा। इन केस आप ये चीज़ मिस कर देते हैं तो आपको हॉस्टल बाद में उल्टा सीधा मिल सकता है, क्योंकि शुरू में तो एग्रीगेट की बेस पे हॉस्टल के कमरे मिलते हैं, बाद में आपको हॉल में उठा के डाल देंगे जहाँ पे आपको 20 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। तो बेहतर है जो लेना चाहता है वो टाइम से ले लें, बाद में मसले से बच सकें। ऐसे मैंने देखा हुआ है, मेरे भी क्लास फेलोज़ थे जिन्हें बाद में 20-20 लोगों के साथ एक हॉल शेयर करना पड़ा था, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे स्टडी करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, या लाइक कर दिया करो।
मैं वो ऐसे कहूँ, ठोको लाइक, ठोको, 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 आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठोको लाइक इसके ऊपर। लाइक करें, कमेंट करें, आपके कमेंट से हौसला मिलता है, एप्रिसिएशन से ना एक और करेज आता है कि और अच्छे से अच्छा काम किया जाए और मेहनत की जाए। तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें ना, अब तो सब्सक्राइब कर दें यार, अब तो एक बॉन्डिंग शुरू हो गई है, अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।